गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में यानी कि इस चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है। इस डेरिवेशन पर बेस्ड तकरीबन 10 से 12 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डेरिवेशन ये थ्योरम अक्सर इस चैप्टर से पूछी जाती है। यानी अगर इसमें सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाने वाला अगर कुछ टॉपिक है तो यही है। और फिर इस पर बेस्ड 10 से 12 एप्लीकेशंस हैं इस थ्योरम पर, तो एप्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं, उनको समझना है। तो इस थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरम है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम किसके लिए है, किस पर बेस्ड है? स्ट्रीम लाइन फ्लो है किसी लिक्विड का, उस पर बेस्ड है। यानी किसी लिक्विड के स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए बेस्ड है ये थ्योरम। क्या कंडीशन होनी चाहिए? लिक्विड आपका आइडियल होना चाहिए। आइडियल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? आइडियल लिक्विड जो कि जीरो विस्कोसिटी हो, ठीक है, नॉन विस्कस हो। और दूसरा क्या होना चाहिए आइडियल लिक्विड की कंडीशन कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि कंप्रेस ना हो सके। इन शॉर्ट आप दूसरी लैंग्वेज में कहो तो चाहे पाइप पतला हो या मोटा हो, डेंसिटी ना चेंज हो, यानी कि कंप्रेस हो गया तो डेंसिटी चेंज हो गई, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो वो आइडियल लिक्विड होगा। तो आइडियल लिक्विड मतलब क्या? जिसकी कि विस्कोसिटी जीरो हो, नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। तो ये बर्नौली थ्योरम आइडियल लिक्विड के लिए स्टैंड करती है, एक बात हुई। और ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए स्टैंड करती है, टर्बुलेंट के लिए स्टैंड नहीं करती। ये बातें ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कहती क्या है इस थ्योरम का स्टेटमेंट? लिक्विड में 3 एनर्जी होती है। 2 एनर्जी तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में आपने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर मोशन में है तो उसकी अपनी कुछ मोशन के कारण एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ हाइट होगी उसकी ग्राउंड से तो उस हाइट के कारण उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो आपने पढ़ रखा है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट लिक्विड में एक तीसरी एनर्जी भी होती है। भाई मोशन में है लिक्विड तो काइनेटिक तो है ही है, हाइट भी होगी, भाई पाइप है ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और एक प्रेशर एनर्जी भी होती है लिक्विड में। प्रेशर के कारण उस पर एक फोर्स लगता है, तो प्रेशर के कारण एक प्रेशर एनर्जी भी आ जाती है। अब सवाल उठता है कि सर पूरी नदी फ्लो हो रही है, तो पूरी नदी में मिलियंस टन वाटर है और किस दूसरी नदी है उतनी ही चौड़ी, उसमें कम वाटर है कि ज़्यादा वाटर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है? कैसे कैलकुलेट करेंगे जब अपने को अमाउंट ऑफ वाटर ही फिक्स नहीं पता है? तो ये चीज़ कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे में पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी की बात होगी। पूरी आपको नदी या पूरी लेंथ का पाइप के कितना मास है उसमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर यूनिट वॉल्यूम पर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर कितना मास है और उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है या उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस बात का जिक्र होता है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर आप मिला दोगे तो क्या स्टेटमेंट कहोगे कि फॉर एन आइडियल लिक्विड। पहले तो आप कंडीशन रखोगे, किस लिक्विड की बात कर रहे हो आप? आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हो। तो आप पहले बोलोगे स्टेटमेंट में बर्नौली थ्योरम में कि फॉर एन आइडियल लिक्विड इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है, तो साथ में आप दूसरी कंडीशन ऐड कर दोगे इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब क्या है, किसी भी पॉइंट पर तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, यानी कि थ्रू आउट द फ्लो कहीं भी आप टच कर दो, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम जिस पर भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस पर यूनिट वॉल्यूम पर
तीनों एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। बस इतनी ही है बर्नौली थ्योरम। फॉर एन आइडियल लिक्विड इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, सम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि तीनों एनर्जी का आप नाम लिख सकते हो ब्रैकेट में, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड ट्यूब या पाइप, जो कुछ भी है। बस सिंपल सा है। और फिर आप मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन लिख दोगे, जो कि हम अभी प्रूव करने वाले हैं। तो ये हुआ आपका बर्नौली थ्योरम। भूलना नहीं है, तीनों एनर्जी जो होती हैं उनका पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम पर उनका सम हर जगह कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अब इसको हमें प्रूव करना है। तो ये डायग्राम बना रखा है आपका इसमें। ये एक पाइप है जिसकी कि हाइट वेरी कर रही है। यहाँ कुछ हाइट है, यहाँ कुछ हो गई, लास्ट में हाइट कुछ हो गई। तो स्टार्टिंग में हमने लिया हुआ है h1 हाइट और लास्ट में इस अदर एंड में हाइट है h2। h2 इज ग्रेटर देन h1। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर P1 है और लास्ट एंड पे प्रेशर है P2। यहाँ क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है A1, ठीक है, तो A1 ज़्यादा है और A2 कम है, तो वेलोसिटी V1 ज़्यादा कम होगी और V2 ज़्यादा होगी। कैसे? इक्वेशन आप कंटिन्यूटी से आप प्रूव कर सकते हो कि भाई A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आपको V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2। अब A2 की वैल्यू A1 से कम है भाई, A1 इज ग्रेटर देन A2। तो जब A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है तो A2 जब डिवाइड करोगे तो V2 आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी A1 अपॉन A2 इज ग्रेटर देन 1। क्या मिला? A1 अपॉन A2 इज ग्रेटर देन 1। और जब 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो V1 से ज़्यादा ही होगा V2, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी। जहाँ सकरा है जो हिस्सा, जहाँ नैरो है पाइप, वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वाटर की, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एक बात तो हमें पता पड़ गई कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है सकरे हिस्से में। और दूसरी बात भी है कि पोटेंशियल एनर्जी भी पर यूनिट मास बढ़ी गई, क्योंकि हमने हाइट बढ़ा दिया। तो फिर एक एनर्जी घटनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सीधा सीधा सा गणित है कि जब तीनों ही एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, तो जब दो बढ़ गई तो तीसरी तो घटेगी घटेगी, यानी प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये लॉजिक से हम समझ गए। फिर भी इसको हम मैथमेटिक्स से प्रूव कर लेते हैं। तो आप वर्क डन निकालो। यहाँ प्रेशर P1 के कारण इस जगह फोर्स लगेगा लिक्विड पे और वो लिक्विड आगे फ्लो होगा। डेल्टा T टाइम पे वो D1 डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आप वर्क डन क्या लिखोगे? एट पॉइंट ए पॉइंट पर जब वर्क डन निकालोगे तो आप लिखोगे W1 इज इक्वल टू जो कुछ भी फोर्स है F1 और इनटू कितनी डिस्टेंस चला है वो आपका लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास का, वो आप इनटू डिस्टेंस लिखोगे। आप F1 इज इक्वल टू आपको पता है प्रेशर इनटू एरिया, तो आप लिख दोगे P1 A1 और डिस्टेंस आपकी V1 वेलोसिटी से डेल्टा T टाइम चलता है V1 इंटू डेल्टा T, तो यहाँ आ जाएगा V1 इंटू डेल्टा T, या इन शॉर्ट आप लिख दोगे इंटू D1। तो A1 इंटू D1 आपका डेल्टा V आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू P1 और वॉल्यूम को लिख देते हैं पर डेल्टा V। अब ऐसे अदर एंड में आप देखोगे यहाँ पे कितना हुआ P2 के कारण वर्क डन, तो W2 इज इक्वल टू P2 A2 और फिर V2 इंटू डेल्टा T करोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू P2 डेल्टा V। अब ये मैंने जब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि वॉल्यूम V1 V2 आप नहीं लिख सकते। बाय लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का होगा
जब भाई मास कांस्टेंट, मास बाहर, जितना मास इंटर कर रहा है उतने मास बाहर जा रहा है। तो जब जितना मास इंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो जितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है उतने वॉल्यूम बाहर जा रहा है डेल्टा टी टाइम पर। तो डेल्टा टी टाइम पर इंटर्ड वॉल्यूम और एग्जिट वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो यहाँ आपका डेल्टा वी यहाँ आएगा और वही डेल्टा वी यहाँ भी रहेगा। अब नेट वर्क डन जब होगा तब क्या लिखोगे? नेट वर्क डन लिक्विड पर आएगा। एक तो यहाँ के फोर्स के कारण, ये जो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है, कैसे भी करके आ रहा है, मोटर चल रही हो या और कुछ वजह से इसको धकेला जा रहा हो, बट आप कहोगे प्रेशर P1 के कारण कितना इस पे धक्का लगा, कितना वर्क हुआ, वो वर्क हमने निकाल लिया, ये रहा। और दोबारा P2 के कारण वर्क बाहर निकालने के, एग्जिट करने के लिए, तो इतना। तो नेट वर्क क्या होगा? कितना वर्क इंटर करने में लगा माइनस एग्जिट में, यानी कि लिक्विड ने ये वर्क किया W2, तो लिक्विड पर वर्क आएगा नेगेटिव, यानी ये लिक्विड ने कर दिया तो बाहर निकल गया इतना वर्क, और यहाँ लिक्विड पर वर्क हुआ। तो नेट वर्क जब करोगे तो लिक्विड पे वर्क माइनस लिक्विड के द्वारा किया गया वर्क, तो नेट वर्क आएगा आपका, नेट वर्क आएगा W इज इक्वल टू लिक्विड पर जो वर्क हुआ था W1 माइनस W2, तो नेट वर्क डन आपका आएगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V आएगा। तो ये हमने समझ लिया कि इतना वर्क डन आएगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि आपने जितना वर्क किया, ठीक है, वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। अब दो एनर्जी हो रही है, एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका चेंज इन वर्क यानी कि नेट वर्क जो आया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम के तहत। तो आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो तो आपका आएगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात अपन कर लेंगे, या आप चाहे पूरे V वॉल्यूम की बात कर लो। तो ये तो आपका वर्क डन आया है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। आप काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? हाफ m V स्क्वायर, ठीक है, हाफ m V स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी हुई m की, और फिर इसमें आप लिखोगे डेल्टा V कितना वॉल्यूम हुआ, तो इंटू आप यहाँ पे डेल्टा V कर दोगे, या मास को आप डिस्प्लेस कर दो दूसरे, मास इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा V लिख दो, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे mgh P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ, और इसको क्या लिख दोगे आप? रो इंटू डेल्टा V और इंटू, अच्छा यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज की बात है, ये तो एक जनरल अपन लिखा है, तो यहाँ जब आप चेंज को लिखोगे तो इसको आप करेक्ट कर लोगे। जब आप यहाँ चेंज लिखोगे तो चेंज बादगी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखोगे तो mg और बाद की माइनस पहले, भाई बाद में पोटेंशियल एनर्जी mgh2 और स्टार्टिंग mgh1, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh2 माइनस mgh1 mg इंटू h2 माइनस h1, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, ये आएगा। अब आप मास को क्या लिखते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो डेल्टा V और बाकी एज इट इज रहेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ भी आप लिखोगे रो डेल्टा V g h2 माइनस h1,
अब आपका डेल्टा वी यहाँ, डेल्टा वी यहाँ, डेल्टा वी यहाँ, तो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। और इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ये मिलेगा आपको P1 प्लस ये V1 वाला स्टेप इधर आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H1 वाला स्टेप इधर आएगा, रो जी H1 इज इक्वल टू 2 2 2 राइट साइड, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये दो डिफरेंट पॉइंट के लिए इक्वेशन है, ये 1 पॉइंट के लिए है और ये 2 पॉइंट के लिए है, मतलब इनमें एक सिमिलरिटी है। तो किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है अपने को, वो मिल रही है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बस यही आपका बर्नौली थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ है। बर्नौली थ्योरम यही बात कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर ये बात कर रही है कि तीनों एनर्जी का सम फ्लो के दौरान किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये बस इतना ही है, बाकी आगे के वीडियोज में हम इसकी एप्लीकेशन पर बात करेंगे। इसको आप कम से कम 2 बार देखेंगे, जब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है।